अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। एशिया कप T20 2025 के सुपर 4 मरहले में कल एक सनसनीखेज मुकाबला देखने में मिला, जहां भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कल दुबई के मैदान में खेले जाने वाले सुपर 4 मरहले का अहम मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। इस इवेंट का एक यादगार मुकाबला बन गया। इस मैच में भारत ने एक मुनज़्ज़म, मुतवाज़न और जारहाना कारकर्दगी के जरिए बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूं एशिया कप का पहला फाइनल सामने आया। टॉस बांग्लादेश ने जीता और रवायती हिकमत अमली बनाते हुए पहले भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय बैटिंग का आगाज जारहाना रहा और ख़ास तौर पर नौजवान ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों पर 75 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर बांग्लादेशी बॉलर्स को इब्तदाई में ही दबाव में डाल दिया। शुभमन गिल जो है 29 और आखिर में पांड्या ने 38 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर स्कोर को 168 रन तक पहुंचा दिया। भारत की इनिंग्स की खास बात यही थी कि तमाम बैटर्स ने टीम प्लान के मुताबिक अपना किरदार अदा किया। मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो तिलक वर्मा, शुभम दुबे और सूर्या कुमार यादव इनिंग्स ना खेल सके, लेकिन स्ट्राइक रेट और रन्स की तसलसल ने भारत को एक अच्छा हदफ देने के काबिल बना दिया। हदफ का ताक़ुब करते हुए बांग्लादेशी टीम दाई में ही दबाव का शिकार नजर आई। भारत की बॉलिंग लाइन, खास तौर पर कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग और बुमराह चक्रवर्ती की लाइन एंड लेंथ ने किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज को जमकर खेलने का मौका ना दिया। और सिर्फ सैफ हसन ने जो है वो 69 रन की इनिंग्स खेली और बाकी तमाम बैटर्स ना सिर्फ कमज़ोर नज़र आए बल्कि डबल फिगर्स में भी ना दाखिल हो सके। कुलदीप यादव ने जो है 3, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेटें हासिल की। फील्डिंग, कैचिंग और ग्राउंड गवर्निंग में भी भारत ने अपनी बर्तरी जो है का मेयार बरकरार रखा है। तो थोड़ी सी बात करते हैं जुमेरात को होने वाले मैच में, जो कि आज है वो मैच, और पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश होगा। और मैच की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान में जमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं ना कहीं चांस बनेगा तो फाइनल का, तो पाकिस्तान को इस मैच को जीतना होगा। और इस पर हम पूरा एनालिसिस लेंगे, और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको। आपने मेरी डगमगाती हुई खबरें तो पढ़ी हैं और सुनी भी हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का मैच। सबसे पहले हम पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच पे बात करते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन लेके पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, इससे पहले एक बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कल रात एक ट्वीट किया, शाम को या रात को, वो नहीं करना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन को इस किस्म की चीजों से दूर रहना चाहिए। वो ट्रोलिंग के लिए नहीं है, उनको कंट्रोल करना है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर वो ज्यादा बेहतर अंदाज में करेंगे तो यहाँ पर करोड़ों लोग हैं जो कि ट्रोल करते रहेंगे पाकिस्तान टीम जब जीतेगी। तो उनको नहीं करना चाहिए। आपको ट्वीट में क्या चीज बुरी लगी है? नहीं, इसमें यह है कि ये चेयरमैन के ओहदे का तकाजा नहीं है। इसका असर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर पड़ता है, उनकी सोच पर पड़ता है। ये छोटे छोटे ऐसे रास्ते हैं जहां से खिलाड़ी फिर अगर नाकाम हो रहे हैं तो कुछ इस किस्म की हरकत करेंगे जो फ्लैशी हो जाएगी, गैलरी के लिए हो जाएगी, लेकिन कारकर्दगी अगर मुतासर उनकी हो रही होगी तो वो उन चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान का इमेज जरा मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया उसको देखती है। सो उनके ओहदे का तकाजा नहीं है कि वो ये करे, मुनासिब नहीं लगता। वो ना करते तो ज्यादा बेहतर था। सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बड़े बासलाहियत और ज़हीन लोग हैं, वो इस किस्म का काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उनको नहीं करना चाहिए, उनको जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है या उनका जो स्ट्रेटा है वो उनको ये चीजों करने पे पता नहीं क्यों मजबूर कर रहा है, मगर जेब नहीं देता। वजीर दाखिला भी है मुल्क के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। ये जो फ्रेम बन जाते हैं ये फिर आपके लिए सारी जिंदगी आपका पीछा करेंगे। और उसके साथ साथ इनके बाद भी तो किसी ने चेयरमैन बनना है ना। पाकिस्तान क्रिकेट आगे चलनी है तो फिर एक रेफरेंस के तौर पर चेयरमैन पीसीबी का इस किस्म का कोई रेफरेंस होना नहीं चाहिए। बहरहाल, जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान टीम को किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए, कॉम्बिनेशन तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे तो हर मैच में आपका खिलाड़ी तब्दील होता है, हर मैच में आपका ऑर्डर चेंज होता है, हर मैच में आपकी बॉलिंग तब्दील हो जाती है।
तो जो भी खिलाड़ी, आपको क्या लगता है हाफिज साइम अयूब की जगह अगर हसन को लेकर आए ऊपर, हसन नवाज, तो बेहतर होगी चीजें? देखिए हसन नवाज ये जो एक पाकिस्तान जो जगह उसकी है उसको उसी पर खिलाना चाहिए, तयन कर ले कि उसको कहां पर खिलाना है, फैसला कर ले कि कहां पर खिलाना है और फिर उसको खिलाएं। साइम अयूब अगर आप उसको नंबर 3 खिला रहे हैं तो फिर आप उसको अब खिलाते चले जाएं। ये हर 2 मैचों के बाद निकाल देना, फिर किसी और को ले आना, फिर वो 2 मैचों के बाद जिसको निकाला था फिर उसको ले आना, चीजें फिक्स करें ना। मसला क्या है, रन्स क्यों नहीं हो रहे हैं? रन्स क्यों नहीं हो रहे हैं अभी तक तो वो पता नहीं चल रहा कि रन्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट बॉलर से भी आउट हो रहे हैं, वो स्पिनर से भी आउट हो रहे हैं। जिन गेंदों पर वो आउट हुए हैं वो हवा में खेल कर आउट हुए हैं, स्पिनर की जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए हैं। सो उनके मसाइल को हल करने की जरूरत है। वो एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, उनको बॉलिंग के ऊपर मत लगाएं इस तरीके से कि वो जो छोटा रास्ता है वो ढूंढने की कोशिश करें कि आपको हैसियत बल्लेबाज पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल देख रहे हैं या एक आपने आधे तीतर आधा बटेर उनको बनाना है। बिल्कुल हाफिज, की बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशलाइज्ड चीजें जो है वो होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट, मिडिल ऑर्डर इज अ मिडिल ऑर्डर, टेल एंडर इज अ टेल एंडर। ये नहीं हो सकता कि हर जो आपका फर्द है वो कहते हैं ना कि वो ऑलराउंडर बन जाए, नहीं होता ना। और ऑलराउंडर जबरदस्ती मत बनाएं, जो है उसको तो बनाएं, जो नहीं है उसको ये इजाफी जिम्मेदारी, मतलब एक बैट्समैन एक खिलाड़ी बहुत अच्छा बैट्समैन है, बैटिंग करता है बहुत अच्छी, अगर वो साथ में गेंदबाजी कर लेता है तो ये उसकी इजाफी खूबी है। और अगर एक बैट्समैन अगर बैटिंग कर लेता है तो उसकी इजाफी खूबी है। ऑलराउंडर का मतलब ये है कि वो 4 ओवर या 10 ओवर पूरे करेगा, पारी भी पूरी लेगा। अब यहाँ पर ना तो पूरी बारी ले सकते हैं हम, ऑलराउंडर 300-300 400-400 इंटरनेशनल रन हैं, 8-8 10-10 12-12 विकेटें इंटरनेशनल, वो ऑलराउंडर नहीं होते हैं। ऑलराउंडर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। स्पेशलिस्ट के ऊपर जाना चाहिए और जो आपके पास स्पेशलिस्ट हैं उनके ऊपर इन्हिसार करें। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर आपके प्लेयर्स जब रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे आपकी क्रिकेट उस वक्त ऊपर जाएगी। ये ओमान, यूएई, बांग्लादेश निस्बतन कमजोर टीम है, हिस्ट्री उसकी वो नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तान की क्रिकेट के उस मकाम पर रहते हुए सोचे समझे और उस मकाम पर रहते हुए उसमें बेहतरी की कोशिश करें। ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ हार कर खुशियां मनाना और गैर जरूरी सपोर्ट पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये बंद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो सिस्टम आपका है उसको ठीक होना चाहिए। आपकी कराची की टीम कायदन ट्रॉफी से बाहर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 डे क्रिकेट के ऊपर जा रहा है, स्कूल क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, क्लब क्रिकेट आपकी खत्म हो गई है, जहां से आज आपके क्रिकेटर्स ने आने। ये सारी दुनिया अभिषेक शर्मा की बात कर रही है ना, या शुभमन गिल की बात कर रही है, युवराज ने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा किया, बट बंदा खुदा बुनियाद क्या है? बुनियाद तो है क्लब क्रिकेट। उनकी क्लब क्रिकेट वहां से खेलते खेलते वो युवराज के पास पहुंचे ना, तो क्लब क्रिकेट आपकी अच्छी होगी जो आपकी बुनियाद को मजबूत करती है, उस पर तवज्जो दें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस पर तवज्जो नहीं है। अच्छा बिल्कुल हाफिज साहब बात सही कह रहे हैं। हम इस डोमेस्टिक क्लब क्रिकेट के ऊपर तो हम रीजनल क्रिकेट के ऊपर तो हम बार बार जोर देते हैं, हमने काफी प्रोग्राम्स भी इकट्ठे किए हैं। अच्छा थोड़ा सा ये बताते हैं कि भारत की टीम के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप एक पूरा पेश करें, अपना क्या थॉट है आपका? देखिए उनकी टीम में तिलक वर्मा नए खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखते हैं अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट में नए हैं, सूर्य कुमार यादव एक सीनियर क्रिकेटर है, शुभमन गिल उनकी टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। तो ये वो टीम है जो उसमें हार्दिक पांड्या एक मंजे हुए ऑलराउंडर हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के, तो उसके इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं। अक्षर पटेल अभी 1.5 साल में जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप उनकी टीम को देखते हैं तो वहां पर आपको स्पेशलिस्ट नजर आते हैं उस काम के लिए जिसके लिए किसी को स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ये बात जरूर हो रही है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। इन्हिसार उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर है। मिडिल में इश्यूज हो सकते हैं लेकिन वो उसको हल करने की भी सलाहियत उनमें मौजूद है। इस वक्त अगर आप किसी एक जगह पर देख रहे हैं कि वो कहां से आप उनको पकड़ सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पार्टनरशिप नहीं लगने देंगे। अगर स्ट्राइक करेंगे, बॉलर्स विकेट लेते रहेंगे तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सो उनकी टीम अच्छी है, क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, बुनियादी तौर पर जो एतमाद की सतह है, एक बार तो फिर प्रूव कर दिया है कि वो एशिया में नंबर 1 है, सीधी सी बात है, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है इस वक्त।
बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, रिसोर्स बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर बन जाता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की वजह से। तो टीम उनकी बेहतर है। और जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, वो बेसिक्स के जो बेसिक्स है ना क्रिकेट की, जो बुनियाद है उसके ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। अभिषेक को देख लें, शुभमन को देख लें, तिलक को देख लें, ये जितने भी बैटर्स हैं उनके, ये सारे के सारे इनकी बुनियाद मजबूत है। जिधर बॉल है उधर खेलते हैं, इशू को फोर्स करने की कोशिश नहीं करते। जो बॉल एक्स्ट्रा कवर पर है उसको मिड विकेट खींचने की कोशिश नहीं करते, तो ये स्ट्रेंथ है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने पूरा ओवरव्यू दिया है। हाफिज, ये बताएगा कि बांग्लादेश की टीम में आज जो है 4 तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं और कप्तान लिटन दास की गैर मौजूदगी क्या समझते हैं कि महसूस हुई है? और आपके ख्याल में तब्दीलियां जीत की बजाय कोई अलग सा एक्सपीरियंस तो नहीं दे पाएंगी? देखिए, जो बांग्लादेश का कल का मैच था जिसमें उन्हें नाकामी का सामना रहा है, इस टीम की ना, बांग्लादेश की, इसकी फास्ट बॉलिंग बेहतर हो रही है वक्त के साथ साथ। और जिस टीम की फास्ट बॉलिंग बेहतर होना शुरू हो जाए और वो कंटिन्यूटी रहे उनके उस प्रोसेस में, उस मुल्क के क्रिकेट के बेहतर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। क्योंकि बॉलर्स विकेटें लेंगे तो मैचेस आप जीत पाएंगे, बॉलर्स विकेटें नहीं लेंगे तो आपकी कामयाबी के इम्कान कम मादूम होते चले जाते हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग बेहतर हो रही है, जिस वजह से उनकी क्रिकेट में आपको थोड़ा सा एक जोश, जज्बा और उसमें आपको एतमाद और जरहानापन नजर आता है। स्पिन बॉलिंग में भी उनके पास रिसोर्स उनका बेहतर हो रहा है। वो हमेशा से स्पिन बॉलिंग में अच्छे थे, फास्ट बॉलिंग का एडिशन में वो उस जरा मुख्तलिफ तरफ जा रहा है। फिर उनकी बैटिंग में भी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो निस्बतन बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 क्रिकेट के तकाजों को सामने रखते हुए, स्ट्राइक रेट को बेहतर रखते हुए वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ जा रहे हैं। और ये अच्छा, आई लाइक द वे सैफ हसन इज प्लेइंग, इट्स अ गुड, द वे ही इज प्लेइंग बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू द अदर बैटर्स। जी, दोबारा पर सवाल सैफ हसन जो है वो बेहतर खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। इनकी बैटिंग में आपको टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में आपको हर तरह से बैटिंग करने वाले खिलाड़ी नजर आते हैं। हर तरह से मुराद ये है कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे खेलते हैं, बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो उनकी ओवरऑल क्रिकेट में अच्छा असर पड़ रहा है। उसकी एक वजह यह है कि बांग्लादेश डेवलपमेंट स्क्वाड के ऊपर या जो एज क्रिकेट है उस पर बहुत तवज्जो दे रखा है। अंडर 19 में और निचली सतह के क्रिकेट में वो बहुत काम करते हैं, कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से बेहतर खिलाड़ी उनके ऊपर नेशनल टीम में उनके आ रहे हैं। फास्ट बॉलर्स और ये जो स्ट्राइक रेट की क्रिकेट है, T20 क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स को सामने रखते हुए, तो वो बेहतर तरफ है। अच्छा, आज के मैच में क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और कौन सी टीम जो है फाइनल में भारत से टाकरे में आएगी? पाकिस्तान को जाना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, नताइज पाकिस्तान के अच्छे होने चाहिए। अगर पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा तो इसका मतलब ये है कि आज का मैच जीत जाता है पाकिस्तान, तो कल का दिन भी लोगों का अच्छा गुजरेगा इस इंतजार में जी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल है। लेकिन पाकिस्तान अगर हार गया फाइनल में तो लोगों का क्या हाल होगा? आपको पता है ये तीसरी शिकस्त होगी, और कितनी बड़ी शिकस्त होगी, कितने दिल बर्दाश्त होंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा। हाफिज, ये भी, इसको भी आप स्पॉट ऑन करें। ये अभी मैंने 2 दिन की कार्रवाई बताई थी, अगले दिन की मुमकिन कार्रवाई जो हो सकती है वो आपने बताई है। लेकिन ये ऑन द डे अगर पाकिस्तान फाइनल में चला जाता है, देखे क्रिकेट है, ये हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। और पाकिस्तान अगर फाइनल में चला जाता है, पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेलता है, शाहीन अफरीदी स्ट्राइक करते हैं अपने पहले ओवर में, पहले बैटिंग करते हुए अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है पहले, या पाकिस्तान चेस टाइटल और टोटल ऑन बोर्ड रख के पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आता है, शाहीन अगर स्ट्राइक कर देते हैं, फखर अगर अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं, साहबजादा अगर अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छा, सफियान वकीम को आप क्या समझते हैं, वापस खिलाना चाहिए बीच में सफियान वकीम किसको? सफियान वकीम। देखिए, ये अभी अगर आप देखते हैं तो अबरार की मौजूदगी में, नवाज की मौजूदगी में, साइम की मौजूदगी में 3 स्पिनर्स आपके पास हो जाते हैं, काफी हैं। मतलब इसकी कोई ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि वो बहुत कोई बाहर बहुत शैनवॉन बाहर बैठे हुए हैं या मुरलीधरन बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो खेलने हैं ये भी ठीक है, सुफियान आ जाएंगे, को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अभी भी ये ठीक है।
तो हमें एक पेसर को ऐड ऑन करने की जरूरत है, आप समझते हैं? एक फास्ट बॉलर जो है ना, देखें आप जो कंडीशंस है ना यहाँ पर, जिस तरीके से बॉल ऑफ द पिच मदद मिल रही है, बॉल हिल रहा है, कट हो रहा है, अगर आपके पास या जो आपके पास हैं, आप उसको बेहतर यूटिलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं कि आपने फास्ट बॉलर को अगर मदद मिल रही है। अब देखें जिस तरह से मोहम्मद हारिस आउट हुए जिस गेंद पर, और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह को देखेंगे, कल आप बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को देखें, उनको भी मदद मिल रही है ना। आप अपनी यूटिलाइजेशन बेहतर कर लें तो हो सकता है कि पाकिस्तान को फायदा हो, बजाय इसके कि आप एक नया खिलाड़ी डाल दें, एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर। अब आपने जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, मतलब मीडियम फास्ट है ना, उसको तो नहीं कहा जा सकता हुसैन तलत को, लेकिन फहीम निस्बतन बेहतर पेस के साथ, फहीम अशरफ के ऊपर तो नजरें लगी हुई है ना। फहीम अशरफ आप उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पेस उससे तो बेहतर है, और उसका बॉल कट होता है जहां पर पिच से मदद मिलती है ना, फहीम अशरफ बिल्कुल वहां पर मुख्तलिफ बॉलर बन जाते हैं। सो उनका कंट्रोल थोड़ा सा है उसमें, उनको कुदरती तौर पर बॉल से पिच से जब मदद मिल रही हो तो उनका बॉल अच्छा होता है, फ्लाई कर जाता है, कट कर जाता है, तो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस सारे का इन्हिसार होगा कि शाहीन क्या बॉल करते हैं। शाहीन को रिवर्स तो मिला है, लेकिन नए गेंद के साथ जो स्विंग उनका खासा है, जिस पर वो कामयाब रहते हैं और ऊपर से स्ट्राइक करते हैं। अगर आज और आज के बाद अगर पाकिस्तान जीत जाता है, पाकिस्तान फाइनल में जाता है, तो वहां पर भी वो इंडिया के खिलाफ विकेटें लेते हैं। और अगर पहले ओवर में अगेंस्ट इंडिया फाइनल में जाने की बात कर रहा हूं, अगर चला जाता है, शाहीन स्ट्राइक करते हैं, तो वो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा उसका, अगर उनको विकेट मिल जाता है पहले ओवर में। अल्लाह करे कि आज पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान के पास। अच्छा, आप क्या समझते हैं आज कितना टोटल पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहला, तो कितना टोटल आज पाकिस्तान को बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू पिच सिचुएशन? तो हमने भी देख ली हुई है क्या सिचुएशन है, 200 तक तो इससे भी ऊपर जा सकता है स्कोर इफ दे अच्छी बैट करे तो। डिपेंड करता है सरफेस क्या अलाउ कर रहा है। अगर कंडीशंस अलाउ करती हैं तो बेहतर रन होने चाहिए। वैसे अभी तक तो ट्रेंड यही है, यहाँ पर 170, 170, 160, 70 के मैचेस हो रहे हैं। सरफेस क्या अलाउ करता है, बेहतर क्रिकेट खेलें कंट्रोल में। अगर आप बैटिंग कंट्रोल में करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे, और जब आप उसको चेस या डिफेंड करने के लिए आते हैं तो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अगर आप डरते डरते गिरते पड़ते स्कोर करेंगे, तो वो एतमाद मजमूई तौर पर इनिंग्स के सेकंड फेज में भी उसका असर पड़ता है। कंट्रोल में क्रिकेट खेलें, अथॉरिटी में क्रिकेट खेलें, ताकि आप इनिंग्स के दूसरे हिस्से में जब आए तो बेहतर एतमाद के साथ है। जितने भी रन पाकिस्तान करे पहले बैटिंग करते हुए, 170, 180 करे, उसको डिफेंड करना है आपने। और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आपने मुखालिफ टीम को उन रन तक रोकना है जहां पर आपके जो बैटर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सांस मिले कि अगर एक दो विकेटें गिर भी जाती हैं तो मैच में वापस आने का मौका रहना चाहिए। अल्लाह करे कि जीते पाकिस्तान। 24-25 करोड़ लोग पाकिस्तान के इस फतह के, और उसके बाद अगर आज से फाइनल में चले जाते हैं तो उस फतह के मुंतज़िर हैं, खुशियां मनाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन चेयरमैन को ये काम नहीं करना चाहिए जो उन्होंने गुजरे दिन में किया है। अच्छा, बिल्कुल किया तो है, अब हम लोग सब इस पे बात भी कर रहे हैं और मे बी आगे कुछ बेहतर चीज़ें साबित हो जाएं। सलमान अली आगा की लीडरशिप के ऊपर आप क्या कहते हैं? क्या वो प्रोडक्टिव हैं? एज अ कैप्टन वो अच्छा कर रहे हैं, बट एज एन इंडिविजुअल उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है टीम के? देखें, लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन अभी तक कैप्टन जो नजर आता है ना खेल के मैदान में, वो नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, आते हैं या नहीं आते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जो कुदरती तौर पर होता है वो नजर आना शुरू हो जाता है ये कि काफी क्रिकेट है। बहरहाल इस वक्त वो चल रहे हैं, पाकिस्तान टूर्नामेंट में है, अल्लाह करे कि उनको कामयाबी मिले। उनकी जाती कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात हैं खासे, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है उनके लिए। T20 टीम में रहना, कप्तानी करना, जीतना, सारी चीजें फतह से मशरूत है, और पाकिस्तान टीम इस वक्त उस फतह की मुंतज़िर है जो होनी चाहिए। और ये UAE, ओमान, वेस्ट इंडीज की फतह नहीं है, ये बेहतर टीमों के खिलाफ फतह है। बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान जीते, सलमान अली आगा की जाती कारकर्दगी, लेकिन लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। जी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी जगह को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जिस जगह पे वो बैटिंग करते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज करने की जगह नहीं है, वो आपको लीड करने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह है। नंबर 4-5 पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में आप
फिट नहीं बैठते हैं, तब आप अपने बैटिंग ऑर्डर को नीचे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये कौन सा ऐसा बैट्समैन या कैप्टन होगा कि वो नंबर 4 पे या 5 पे बैटिंग कर रहा है और मैच की सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो कहे यार मेरे से फलां बंदा चला जाए ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उसको एक लिमिटेशंस आती है ना, एक मखसूस किस्म के हालात की जरूरत है जहां पर वो बैटिंग करेंगे। इस किस्म की सूरत हाल उनके लिए बननी नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उनको 4-5 से नीचे जाएंगे तो कहां पर जाकर बैटिंग करेंगे। तो ये चीजें हैं जो कि, और जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है, वो नजर आ रहा है कि कप्तान को नजर आना चाहिए, कोच को और सिलेक्शन कमेटी को मैच में नजर नहीं आना चाहिए। कप्तान को नजर आना चाहिए क्योंकि उसने लीड करना होता है, तो जितना अच्छा लीड करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रमीज आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान जो है इस काबिल भी नहीं है कि पहली कुछ टीमों के साथ अच्छा खेल सके, जो टॉप 5 टीम्स हैं। तो क्या वो एग्रेशन में कहा था या वाकई वो परफॉर्मेंस पे बेस पे कहा था, या जो करंट सिनेरियो वो देख रहे हैं उस पे कहा था? नहीं, क्या कहा रमीज भाई ने? थोड़ी सी आवाज आपकी। रमीज राजा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है पहली 5 टीमों से भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप क्या समझते हैं? और उन्होंने बार बार कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, मैच को पोलिटिसाइज ना करो। तो ये चीज उन्होंने कही है, ये क्यों कही है? अभी अर्ज किया कि चेयरमैन पीसीबी ने जो किया उनको नहीं किया करना चाहिए था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप खेल के मैदान में आपका बॉल बातें करना चाहिए और आपके बैट को जवाब देना चाहिए। ये बुनियादी चीज है। जहां तक ताल्लुक उनका टॉप 5 टीम्स का है, यही तो अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ओमान, यूएई के खिलाफ जीतने के बाद, इस तरह की कमजोर टीमों के खिलाफ जीतने के बाद, अफगानिस्तान, इवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के बाद ढोल ना बजाएं। ये लोगों को ना मतलब है कि अगर वो गिरे हुए हैं ना तो हल्का हल्का उनको मजा ना आना शुरू हो जाए उसमें, यार नीचे गिरे हुए हैं, उसी में वो लुत्फअंदोज होना शुरू हो जाए। वापस आना है, आपने ऊपर आना है। पाकिस्तान के शुमार दुनिया की टॉप क्रिकेटिंग नेशंस में होता है। पाकिस्तान को राइट अप देयर होना चाहिए, अपनी उस जगह पर होना चाहिए जहां पर उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और इस तरह की टीमों के साथ हो, और उसके लिए प्लान। हम प्लान किसके लिए कर रहे हैं? यूएई, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्लेवर नहीं है। तो रमीज राजा साहब चूंकि उस दौर में क्रिकेट खेले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता था, और वो बहुत अच्छे क्रिकेट मुबस्सिर है, पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। बात उनकी ये बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, और यही बात लोगों को करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स, यही टीम है, इसी को सपोर्ट करें। कौन नहीं सपोर्ट करता यार पाकिस्तान की टीम को? क्रिकेटर्स का काम है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनका ये काम है कि लोगों को असल मंजरनामा बताएं। सपोर्ट तो करना ही करना है। अब 24 करोड़ लोग सपोर्ट कर तो रहे हैं कि इंडिया में जब ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था 23 का, क्या वहां पर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट थी? ये ना एक बज़वर्ड्स हैं पाकिस्तान में। इंटेंट, स्ट्राइक रेट, अग्रेसिव क्रिकेट, ठीक है जी, पोटेंशियल बहुत है, ये भी एक कोई लफ्ज है। सपोर्ट करें, बंदे खुदा सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूर को पास दिखाना शुरू कर दें, ठीक है, अंधेरे को रोशनी बताना शुरू कर दें, जुल्मत को ज़िया बताना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। सपोर्ट है लेकिन अपनी कारकर्दगी तो ठीक करें ना। अब आप वहां पर जो है मुख्तलिफ किस्म खेल से हटके दीगर चीजें करते रहे और आपने सपोर्ट करते रहे, ऐसा नहीं होता। अब सपोर्ट की बात सही कह रहे हैं आप। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सिचुएशन जो है वो आज जो है थोड़ी क्रिटिकल है क्योंकि पाकिस्तान का मैच जो है आज मुकाबला बांग्लादेश है और पाकिस्तान को हर सूरत में ये मैच जीतना है अगर उन्होंने कहते हैं ना कि फ़ाइनल में रसाई हासिल करनी है, क्योंकि भारत जो है वो ऑलरेडी फ़ाइनल में अपनी जगह बना चुका है और अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्का और तीसरा मार्का देखने में आएगा क्रिकेट फैंस के लिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। जब पूरा मुल्क कुदरती आफत से दो चार हो, जब घरों की छतें छिन चुकी हों, बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहटें मांद पड़ चुकी हों और खाने के लिए एक नवाला भी मुयस्सर ना हो, ऐसे में अगर कोई खातून अपनी ज़िंदगी की आसानियां छोड़कर दूसरों की भूख मिटाने के लिए मैदान में आ जाए तो उसे सिर्फ समाजी कारकुन कहना इस जज्बे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम बात कर रहे हैं सैयदा ओज फातिमा रिजवी की। एक बाहिम्मत दलेर खातून है, बेलौस जज्बे की पैकर
दीगर खातून जो सैलाब मुतासरीन के लिए अपने हाथों से खाना तैयार करके ख़ुद उन तक पहुँचाती हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है बल्कि मोहब्बत, खलूस, हमदर्दी और इंसानियत का जायका है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ओज फातिमा ना सिर्फ ये काम बगैर किसी माली मदद के अंजाम दे रही हैं बल्कि वो फेसबुक पर खुले अल्फाज में कह चुकी हैं कि कोई शख्स उनसे माली इमदाद की बात ना करें क्योंकि वो सब अपने ज़ाती वसाइल से और खालिस नियत और खलूस दिल से कर रही हैं। सईदा ओज फातिमा कहती हैं कि जिस तरह लोग अपने प्यारों के लिए अपने हाथों से खाना तैयार करते हैं तो मैं भी खाना तैयार करती हूँ, और ताकि मुसीबत ज़दा लोगों को ये एहसास दिला सके कि खाना उनके लिए ख़ास प्यारे तरीके से तैयार किया जा रहा है। उनका ये जुमला दरअसल हमारी इज्तिमाई समाजी बेहसी पर एक खामोश तंज़ है और खिदमत खल के असल फ़लसफ़े की तर्जमानी भी है। सैलाब ज़दगान के लिए खातून का अकेले खाना तैयार करना, सैलाब ज़दगान तक पहुँचाना सिर्फ एक समाजी खिदमत नहीं है बल्कि एक तहरीक है, एक मिसाल है और एक सवाल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सईदा ओज फातिमा रिजवी जो कि ये सारी कहते हैं मेहनत मुशक्क़त कर रही हैं। पूछते हैं कि उनके पीछे क्या थॉट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दिस शो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये जो खिदमत आप दे रही हैं, ये सोशल वर्क कर रही हैं, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज राइट नाउ, और ख़ास तौर पे आप सैलाब ज़दगान इलाकों पे पहुंची हुई हैं, तो क्या थॉट था इसके पीछे? अच्छा, दरअसल यहाँ से कि आज से आप कह लें कि 5 साल पहले कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी फूड ड्राइव स्टार्ट की थी, और ये था कि मैंने यही सोचा था कि जो लोग अपने घरों में हैं और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो इन्फेक्टेड हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें खुराक की ज़रूरत है। तो हम हर चीज़ पे बात कर रहे थे, हम मेडिसिन पे बात कर रहे थे, हम मास्क पे बात कर रहे थे, हम सैनिटाइजर्स, हर चीज़ पे बात कर रहे थे, लेकिन खुराक के लिए कोई बात नहीं कर रहा था कि ये आपकी बेसिक ज़रूरत है। तो देखें, अगर कोई भी ज़मीनी आफत आती है, कोई भी कुदरती आफत आती है, तो जो खुराक है वो आपकी जुज़वी ज़रूरत है। आपको खाना हर सूरत में ही चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके बच्चों को भी चाहिए। तो उसमें सिर्फ ये है कि मैं एक बात ये सोचती हूँ, बल्कि सबको ही इस चीज़ पर लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि देखिए, अगर आप बाकी किसी आफत से तो बच जाते हैं, लेकिन अगर आपको खाना ना मिले तो फिर आप खुराक से मर सकते हैं। तो इसी सोच को जहन में रखते हुए, और देखिए कोविड, बिल्कुल, और कोविड के टाइम पे भी मुझे जहन में ये ख्याल था कि अगर आप एहतियात होना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की एक्चुअली तो जरूरत आपको खुराक की है। तो मैंने फूड ड्राइव स्टार्ट किया, एंड देन फिर फर्दर उसके बाद जब बलोचिस्तान में फ्लड आया तो मैं बलोचिस्तान चली, वहां पर जाकर मैंने बलोचिस्तान की रिमोट एरियाज में अकेले काम किया, और मेरा कॉन्सेप्ट जो टोटल 1 मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई लोग नहीं है जो मुझे हेल्प करते हैं सारे काम में। मैं खुद सामान खरीदती थी, बलोचिस्तान में भी कटिंग करती थी, उसके बाद मैं वहां पे खाना पकाती थी लकड़ियों पे 200 से 250 लोगों के लिए, फिर उन्हीं बॉक्सेस में पैक करके वहां के जो लोग थे जिन इलाकों में मैं खाना बनाती थी उनमें तकसीम कर देती थी। मेरे कॉज में जो सबसे मेन एक चीज ये थी कि आप अगर किसी को चैरिटी करें, मैं अव्वल तो अपने इस फूड को चैरिटी ड्राइव नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे प्यार का तोहफा, ये टोकन ऑफ लव है। आप जिसको भी खाना पेश करें उसको एहसास हो ये खाना आप किसी प्यारे को बना कर दे रहे हैं, आप किसी पे तरस खा के। अच्छा सईदा ओज, आपने बलूचिस्तान जैसे इलाके में गई हैं, आप अपने अकेले वहाँ काम किया है, तो आपको ये नहीं हुआ कि यू आर नॉट फेमिलियर टू द एरिया, लोगों तक कैसे आप पहुँची, कैसे आपके फीलिंग्स थी, और फिर उनके साथ कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, हाउ डिड यू कोप इट अप? अच्छा, इस तरह से है कि मेरा ताल्लुक जो है वैसे बलूचिस्तान से है। हम लोग बहुत अर्सा पहले बलूचिस्तान से पंजाब आ गए, लेकिन वहां से आ जाने के बावजूद भी डेफिनेटली आपकी रूट्स जो हैं, आप अपनी रूट्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो जब फ्लड का टाइम था, पूरे में हर जगह काम हो रहा था, सिंध में बहुत काम हो रहा था उस टाइम पे, साउथ पंजाब में भी उस टाइम बहुत काम हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि बलूचिस्तान चूंकि हालात की वजह से लोग जाते हुए कतराते हैं। फिर बलूचिस्तान के जिस तरह से जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए, वहां पे कोई एक्सेस नहीं थी, तो मुझे इस टाइम पे एहसास हुआ कि अगर मैं वहां के लोगों के लिए काम नहीं करूंगी तो कौन काम करेगा। तो एट दैट टाइम आई वेंट देयर, और जाकर फिर मैंने वहां पर अपने जो भी फूड ड्राइव थी स्टार्ट की, और जिस टाइम पे मैं वहां पर गई थी, वहां पर उस टाइम पीक पर थी हर चीज, और वहां पर आए मतलब मुझे काफी लोगों ने उस टाइम रोका कि फातिमा आप यहाँ पे रहते हुए अपनी फूड ड्राइव वहां पे मैनेज कर लो किस तरह से, लेकिन मुझे लगता था कि जो काम अपने आप हाथों से और खलूस से कर सकते हैं ना, वो आप किसी के जरिए नहीं करवा सकते। तो वहां पे मौजूद रहकर उन लोगों के लिए सुनकर, बात करके, उनके लिए काम करके जो मुझे सेटिस्फैक्शन होगी वो मुझे शायद इतनी दूर से नहीं हो सकती। तो जहाँ तक आप खाना खुद बनाती हैं, ग्रोसरी खुद करती हैं, और फिर उसकी पूरी तैयारी खुद करती हैं, तो कैसे ये सब कुछ होता है? 200-250 बंदे का खाना बनाना इज अ बिग थिंग, क्योंकि देगे पकानी पड़ती हैं, तो आप कैसे बनाती हैं?
अब तो देखिए मैं इतनी प्रो हो गई हूँ कि लिटरली मैं वाकई ही देर ही पका रही होती हूँ। कोविड के टाइम पे जब मैंने अपनी फूड ड्राइव स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा यही था कि मैं तकरीबन 30 से 40 लोगों के लिए डेली बेसिस पे खाना बनाऊंगी उनकी फैमिली के लिए ना। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने अपनी वो पोस्ट लगाई तो मुझे उस टाइम पर ही कम से कम 200 से 250 लोगों ने रीच आउट। मैंने कहा आप जिस मैं सुना नहीं कर सकती। फिर देन जब फ्लड के टाइम पे मैं जिस इलाके में मैं वहां पे जो है एस्टिमेट लगा लेती थी कि वहां पे कितने लोग मौजूद हैं, फिर मैं उन लोगों के हिसाब से खाना बनाती थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत सच्ची हो, आप खलूस से काम करते हैं, तो सिर्फ जो है ना आपकी वसाइल में मदद नहीं होती, अल्लाह ताला आपको हर तरह से आपकी मदद कर रहा होता है। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी हमेशा मदद की कि मुझे लगता था कि मुझे लिटरली कभी कभी थकन का एहसास नहीं हुआ। मैंने बगैर नागे के वहां पे जितना अर्सा मैं बलूचिस्तान में 4 महीने में बलूचिस्तान में रही, 2020 में मैंने अपनी फूड ड्राइव स्टार्ट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फूड ड्राइव को 990 डेज हो गए। मुझे कभी भी किसी थकन का एहसास नहीं होता या मुझे ऐसा फील नहीं होता कि जी मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे मुश्किल होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आसानी से बनाती हूँ। मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहा है हर काम में और मैं आराम से बना लेती हूँ। कटिंग करने से लेके दालें पकाना, सब्जियां खाने से। आपने जो है फ्लड इफेक्टीज के साथ भी आप अभी वहाँ काम कर रही हैं, बल्कि आपने जो है वहाँ भी खाना जो है तकसीम किया हुआ है। जब आप फूड लेके जाती हैं वहाँ बनाती हैं तो क्या तासुरात होते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली वो सब ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कोई वो नहीं है कि बड़े अंडर प्रिविलेज लोग नहीं थे, मगर एक मजबूरी की वजह से खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी गुजारने में मजबूर थे। आप देखिए कि ना मैंने लिटरली ऐसी लोगों की कहानियां एक्सपीरियंस की हैं फ्लड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे भी। अभी मैं जैसे अभी मैं साउथ पंजाब में मैं पहली दफा इस तरह से आकर इस इलाके में काम कर रही हूँ। तो मैं जितनी खवातीन से या लोगों से भी मिली हूँ, मेरी उनसे बात हुई है ना, ऑफ कोर्स वो जिन हालात में सिचुएशंस में है वहां पे खाना, जैसे लोग बात करते हैं 2-2 3 दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, हमें खाना नहीं मिलता। मैं अभी जब थोड़े दिन पहले अभी जब मैं बनाना शुरू कर रही थी तो उससे मेरी जिन खवातीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जिंदगी के उस हिस्से में हैं, हमने इतनी दुआओं से औलादें मांगी, इतनी दुआएं कर करके हमने बच्चे मांगे अल्लाह ताला से, और आज हालात है कि हम उनके लिए छांव ढूंढ रहे हैं। खाना तो दूर की बात है कि वो उनके लिए छांव ढूंढ रहे हैं कि किसी दरख्त की छांव में वो उनको लेके बैठ जाए, जितनी गर्मी है इसके बावजूद, और जो हालात सिचुएशंस बेसरो सामान लोग जिस तरह से बैठे हुए, गवर्नमेंट जरूर हेल्प कर रही है उनकी, लेकिन फिर भी इतने बड़े खानदान, इतने लोग हैं यहाँ पर कि एक वक्त में इतने लोगों को भी आप कह लें कि कैटर करना मुश्किल है, नहीं होता। बहुत मुश्किल है। तो जिन लोगों के पास मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं उन लोगों के पास पहुंचूं जो लोग थोड़े निग्लेक्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं उन इलाकों पे जाऊं, उन रास्तों पे जाऊं जहां पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं भी ये सोचूंगी कि मैं वहां पे जाऊंगी ऐसा मसला हो सकता तो फिर कौन जाएगा उनकी मदद करने के लिए। तो मेरी जब उनसे बात होती है तो ऑफकोर्स जो दुआएं, जो चीजें मैं समेट हूँ, आई थिंक यही चीजें जिन्होंने अब तक मेरी ड्राइव को कंटिन्यू रखा हुआ है। मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे लोग हैं जो खवातीन ऐसी थी जो बेवा हो गई थी, इद्दत में थी, उन्हें इन हालात में अपना घर छोड़ना पड़ा। और मैं देखिए मैं एक बात लोगों को कहना चाहती हूँ, लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जब लोगों को पता भी चल गया था कि सिचुएशन हालात इस तरह के होने वाले हैं तो लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े, लोग अभी तक वहां पे क्यों मौजूद थे। तो मैं पता है एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो घर है ना, इंसान किसी भी मुसीबत आफत में अपने घर से बेहतर जगह किसी को तस्वुर नहीं करता। जब भी हमें कोई परेशानी मुसीबत होती है हम कहते हैं हमें हमारा घर सबसे महफूज है। सईदा ओज, मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के इलाके में आप क्या पकाती थी और सदर्न पंजाब के इलाके में क्या पकाती हैं? दोनों जगहों के कल्चर डिफरेंसेस हैं, फूड टेस्ट का डिफरेंसेस हैं और टेस्ट बड्स का डिफरेंस है, तो क्या क्या आपने इसके लिए तैयारी की थी? अच्छा, इस तरह से है कि जो मेरे फूड की जो सबसे जो एक बात है ना, मैं हमेशा खाना इस तरह से बनाती हूँ, मैं WHO की वेबसाइट को और उनके थ्रू उनको फॉलो करते हुए बनाती थी कि आप किसी को खाना वो चीज दें जो आप अपनी एक तो अपनी जात के लिए पसंद करते हैं। आप कभी भी किसी को ऐसी चीज ना दें कि जो आप कहेंगे बस जल्दी पक गई और आपने बस किसी का पेट भरने के लिए चीज देनी है। तो मैं तब कोविड के टाइम में भी जब खाना बनाती थी तो मैं डेली बेसिस पे मेरा एक नया मेन्यू होता था। मैं हर रोज एक नई डिश बनाती थी कि जिनको खाना दें तो वो खाना खा के खुश हों कि हमारे लिए एक नया मेन्यू है। बलूचिस्तान में भी इसी तरह से होता था, वहां के लोगों को चूंकि चावल या गोश्त इस तरह की ग़िज़ाएं बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती थी मैं उनके लिए इस तरह की खुराक बनाऊं। अब चूंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ के इलाके का भी अंदाजा है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी गोश्त और इस तरह की चीजें पसंद है, और मुझे लगता है कि जब मैं अभी इनके लिए कर सकती हूँ इजीली, तो मैं इनके लिए मोस्टली वही चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ जो ये शौक से खाते भी हैं। मैं फूड ड्राइव इस तरह से नहीं कर रही कि जस्ट मैंने लोगों के पेट भरने हैं। मुझे ये होता है कि खाने वाला खाकर खुश हो, उसे ये लगे किसी हमारे अपने ने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाया।
थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी सईदा ओज फातिमा, जिनका सोशल वर्क, जिनके कम्युनिटी वर्क जो है एक अपनी मिसाल आप हैं। आजकल के ज़माने में एक खातून हो के ऐसे पसमानदा इलाकों में जाकर उनके लिए कहते हैं अपने हाथों से खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा कहते हैं सदका जारिया भी है, और साथ साथ ये कि एक सोशल कॉज भी है। इस कॉज के साथ साथ वो तमाम ख़वातीन जो हैं जो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पर जाती हैं और हिस्सा लेती हैं, तो वो भी कहते हैं ना खराज तहसीन इन ख़वातीनों को पेश करना चाहिए, जैसे कि हमने आज सईदा ओज फातिमा को पेश किया है। तो इस तरह की सोशल कॉज जो है वो सिर्फ वक्ती रिलीफ नहीं होता, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री एक क्रिएट हो सकती है, और हिस्ट्री में नाम आना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौर में अगवा बराए तावान का एक अनोखा और होशरुबा जो है वारदात जो है पेश आई है, जिसने शहरियों को हिला के रख दिया है, जबकि पुलिस भी हैरत ज़दा है कि ये सब कुछ कैसे और किस मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। शहर के इलाके हरबंसपुरा की बात की जाए तो पेश आने वाले इस वाक़े में पुलिस की वर्दी पहने 4 मुलजमान ने एक शहरी को मुबैना तौर पर चेकिंग के बहाने रोक कर गाड़ी में बिठाया और अगवा करके ले गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मुगवी से गन पॉइंट पर उसके दोस्त को फ़ोन करवाया और 25 लाख रुपये तावान जो है तलब किया। इस दौरान वो शहरी की गाड़ी में मौजूद कहते हैं कि 15 लाख रुपए नकदी भी साथ ले उड़े। हैरानकुन तौर पर इस वाक़े का सबसे ड्रामाई लम्हा उस वक्त पेश आया जब मुगवी के दोस्त ने मुलजमान के मुतालबे पर तावान की रकम पुल से नीचे फेंकी, और इस लम्हे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुलजमान ने कुल 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था, और ताहम मुगवी के अहले खाना इतनी बड़ी रकम देने से कासिर रहे। फिलहाल पुलिस ने चारों नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है, और इस पहलू को भी तफ्तीश की जा रही है कि आया वारदात में मुलविस अफराद वाकई पुलिस एहलकार है या इन्हें जाली वर्दी इन्होंने इस्तेमाल की है। तहकीकात के मुताबिक इस वाक़े को शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कहा जा रहा है, यानी मुगवी को कम वक्त के लिए अगवा करके फौरी तावान हासिल किया गया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा शहरी के बयानात और इकट्ठे किए गए हैं शवाहिद की रोशनी में मुलजमान तक पहुंचने की कोशिश तेज़ कर दी गई है। ये वारदात न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान बन चुकी है, बल्कि शहरियों में भी शदीद खौफ व हरास पैदा कर रही है, क्योंकि मुलजमान ने पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के एतमाद का फ़ायदा उठाया है, और अगर ऐसा ग्रोह सरगर्म है तो शहरियों की जान और माल की हिफाजत के हवाले से संगीन खदशात जन्म ले रहे हैं। एक तरफ तो अगवा बराए तावान जैसी संगीन जुराई में मुलविस ग्रोह पुलिस की वर्दी का सहारा लेकर शहरियों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी अहम है कि क्या वर्दी के पीछे छुपे ये चेहरे असल में कानून के मुहाफिज हैं या महज जो है भेस बदल को खौफ फैलाने वाले मुजरिम। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही होगा। यकीनन ये तफ्तीश जो है वो जारी है। तो ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि यकीनन जो है पुलिस का जो किरदार है वो ऐसा तफ्तीश नाक नहीं हो सकता, और ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस है वो हमेशा से ही अपने फ़राइज़ जो है बखूबी अंजाम देती है, मगर ऐसी घनौनी और हरकत करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सकता है कि माशरे में ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं कि पुलिस जो है जहां लोगों का जानो माल तहफ़्फ़ुज़ करने में सरगर्म होते हैं, वहीं उनकी जो वर्दी है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और ना सिर्फ गलत तरीके से किया जा रहा है बल्कि एक जो वाक़या है वो लाहौर के इतने इम्पॉर्टेंट इलाके में पेश आया है जो हरबंसपुरा का इलाका है, और वहाँ जो है इस तरह की एक्टिविटी होना भी लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा किया गया है। और स्पेशली जो है अगर जो लोग ये समझते हैं कि पुलिस एहलकार अक्सर हम नाकों पे रोक लेते हैं, पूछगिछ की जाती है किस इलाके से आ रहे हैं, आईडी कार्ड चेक किया जाता है, इवन अब तो ख़वातीन के भी आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने सिटी को सेफ़ बनाना है और लोगों को इंश्योर उनकी सेफ्टी करानी है तो पूछगिछ तो होती है, मगर अगर एक बहरूपिया जो है वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन कर ही लोगों को लूट रहा है या लोगों को शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है, और इदारों को इस बात की बाकायदा तौर पर तहकीक करनी चाहिए और जो मुलजिम हैं उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के हवाले से। खिता मशरिक़ुल वुस्ता इस वक्त एक शदीद इंसानी बहरान से गुजर रहा है। गज़ा पर इसराइली जारियत ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ा है बल्कि आलमी सतह पर भी शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है। इसी तनाज़ुर में हालिया दिनों में मुस्लिम ममालिक के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक शानदार और हौसला अफजा सफारती लम्हा करार दिया है। उनके मुताबिक मुलाकात के दौरान गज़ा के मसले का हल पेश किया गया। अगरचा इस की हल की तफसीलात फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन उनका दावा है कि इस मुलाकात से मसला फ़लस्तीन के हल का बीज बो दिया गया है और उससे मुमकिन असरात आइंदा 5 से 10 दिनों में सामने आ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मगरबी दुनिया में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर भी शदीद रोशनी भी डाली है, मजम्मत भी की है, जहाँ लाखों अफराद सड़कों पर आकर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इटली जैसे ममालिक में भी जब हुकूमत ने मुजाहिरों को रोकने की कोशिश की तो इसके उलट असरात देखने में आए और एहतजाज में शिद्दत आ गई। ये मुजाहरे सिर्फ अवामी नहीं है बल्कि सफारती सतह पर भी हैं, प्रेशर का सबब बन रहे हैं और यही मौका है कि जिसे मुस्लिम ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क पर असरअंदाज होकर इसराइल की पॉलिसियों को मुतअद्दिल किया जा सके। वज़ीर दिफा का दावा है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी में एक नया मकाम हासिल किया है। उन्होंने इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में सफारती मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मौसर और फाल किरदार उभर कर सामने आया है। दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें एक आला फ़ौजी शख्सियत फील्ड मार्शल की शिरकत भी मुतवक्के बताई जा रही है, जो कि इस मुलाकात की अहमियत और नौयत को मज़ीद बढ़ा देती है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान का खिता, जियो इकनॉमिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स मंसूर जाफर साहब, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और अमरीकी सदर के दरमियान हालिया मुलाकात को आप किस हैसियत से देख रहे हैं? जी यकीनन ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली का जो 80वां इजलास हुआ है उसके साइड लाइन पर ये मुलाकात हुई है। अगरचे ये कोई इंडिपेंडेंट इवेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है और बड़े चुनिंदा ममालिक ख़ास तौर पे जो इस्लामी दुनिया से जो 3 अहम ममालिक थे उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्किया शामिल थे और उसके बाद दीगर जो GCC कंट्रीज थे सऊदी अरब समेत। तो ये मुलाकात यकीनन एक अहम आप कह सकते हैं पेशरफ्त है और ख़ास तौर पे इस ज़मन में कि इससे पहले यकीनन ये तमाम ममालिक जो जनरल असम्बली का जो इजलास था उसमें अपने अपने खिताबात में अपना जो मौक़िफ़ है, अपने मुल्क का मौक़िफ़ ख़ास तौर पे मुख्तलिफ अमूर पर वो बड़ा दो टोक अल्फाज में वाज़े कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ जो क्लोज डोर मीटिंग होती है इसका फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ें कि जो आप स्टेज पर नहीं कह पाते या किसी वजह से उसको नहीं कहना चाहते तो वो आप इस नौइयत की एक मुलाकात के अंदर उनका जिक्र कर सकते हैं। और अब उसके बाद जो फर्दर उसकी साइड लाइन पर जो बायलैटरल लोगों की मुलाकातें हुई हैं वो भी अपनी जगह अहम हैं। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनकी बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से मुलाकात, इसी नौइयत के और जो दीगर वहाँ कायदीन आए हुए थे सबसे मुलाकातें जो हुई हैं, तो ये एक बहुत अहम मौका है और इसमें इस नौइयत की जो डिस्कशन एंड डिबेट जो है वो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उसके असरात भी हमें दिखाई देंगे, ख़ास तौर पे दो तरफा भी और कलेक्टिवली भी, बिलखुसूस मसला फ़लस्तीन जिसके हवाले से ये जनरल असम्बली का जो मेन इजलास था ये बुलवाया गया था और इसमें इसी रियासत के तस्लीम करने के हवाले से बातें भी हुई और कुछ कमिटमेंट्स भी हुए, ऐलान भी सामने आई हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से जो आज मुलाकात मुतवक्के है और पाकिस्तान को किन नकात पे बात करनी चाहिए और वो जो मुलाकात होगा उसका क्रक्स क्या निकल सकता है? देखिए ये चीज़ें तो क्या सराहियाँ ही हैं कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त तक मौक़िफ़ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इस मसला फ़लस्तीन के हवाले से अडॉप्ट कर रखा है यकीनन वही एक बड़े ठोक बजाकर जिसे कहना चाहिए पाकिस्तानी क़यादत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने रखेगी। और इसी तरीके से जो कंसर्न है ख़ास तौर पे जो इसराइल के हवाले से पाए जाते हैं ख़ित्ते में, जो उसके तौसीफ़ पसंदा नाज़ाइम हैं, उन पर भी बात होगी। और उसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इस मुलाकात में तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, जो फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर साहब की शख्सियत की सूरत में है, वो भी इसमें अगर इजलास में मौजूद होती है तो मैं समझता हूँ ये एक यानी इस मीटिंग की अहमियत वाकई दो चंद हो जाती है। और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की फील्ड मार्शल साहब से पहली मुलाकात जो है, अब उस पर उस हवाले से जो बहुत ज़्यादा उनके कमेंट्स और इस नौइयत की चीज़ें सामने आई थी, अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस मुलाकात के अंदर उनकी मौजूदगी में जो मज़ीद तफसीलात उनके साथ तय पाती हैं या बातचीत होती है, तो उसके जब कोई रीड आउट सामने आएगा तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इसकी एक यकीनन बड़ी अहमियत है। और साइड लाइन पर वैसे तो एक जैसे कहना चाहिए गैर रस्मी चिट चैट हेलो हाय तो सबकी एक दूसरे के साथ हुई है। उसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब के भी कुछ क्लिप्स देखने को मिले हैं कि जिसमें वो उनसे खुशगवार अंदाज में तबादला ख्याल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये मुलाकात भी जिस तरीके से ये इस्लामी सरबराहान ये ममालिक के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, उसी ज़िमन में एक नैरो डाउन उसका इफेक्ट होगा कि बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, मगरबी दुनिया में आपने देखा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए एहतजाज है, जैसे कि इटली में एहतजाज है, यूरोप की साइड पे बहुत एहतजाज हो रहे हैं और रोकने भी कोशिश की जा रही है, मगर ऑब्वियसली बात है अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई भी है। तो इन पॉलिसियों के ऊपर या क्या असर डाल सकता है या सिर्फ ये एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं जी, ये प्रेशर का मकसद जो पॉलिसीज लेके चल रहा है इसराइल और अमेरिका, उसमें एक तब्दीली ही मतलूब है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जिन यानी दुखों का, परेशानियों का और मज़ालिम का सामना इस वक्त निहत्ते फ़लस्तीनी कर रहे हैं, बग़ैर किसी जिसे कहना चाहिए उनके गुनाह के, अपनी सज़ा के, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि इसराइल ने तय कर लिया है कि उन्होंने इन्हें सबक सिखाना है और इन्हें इनके मुल्क से निकालना है, और उन्होंने अपनी जो एक मिलिट्री लश्करकशी है उन पर कर रखी है, और उसको किसी भी करवट जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। और जिन बुनियादों पे उन्होंने ये सारा लश्करकशी की थी, उनमें से कोई भी मकसद उनके हाथ नहीं आया, ना उनके कैदी छूटे हैं, जो भी छूटे हैं वो जंगबंदी के नतीजे में छूटे हैं। और इसी तरीके से जिस तंजीम को कला कमा करने के लिए वो बातें और ऐलानात करते हैं, अब तो खुद आलमी फोरम पर ये बातें होने लग पड़ी हैं कि हमास को जो है वो अस्करी तरीके से आप नहीं दबा सकते, इन्हें सियासी यानी तरीके से तो मैं समझता हूँ किसी तरीके से डाइल्यूट किया जा सकता है, लेकिन वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मगरबी दुनिया है और ख़ासतौर पर यूरोपीय दुनिया, उसका दोहरा मयार उसे उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो तरीका सिर्फ और सिर्फ इंतखाब के ज़रिए है कि आप इसे मैदान में शिकस्त दे सकते हैं। और माजी में फ़लस्तीनी जो सियासी तारीख है उसमें 2006 में होने वाले जो इंतखाबात है उसमें 75% नशिस्तें लेके यही हमास, जिसे इस वक्त दुनिया और अमेरिका दहशत गर्द जाने जाने किन किन अलकाबात से नवाजता है, वो अपनी सियासी बसीरत और अपना सियासी मैंडेट जो है वो साबित कर चुके हैं। ये और बात है कि इन्हीं साजिशी टोलों ने इसराइल के साथ मिलके वहाँ पे जो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मिलके उनको एक दिन भी नहीं चलने दिया, और इस वक्त जो फ़लस्तीन को जिस आज़ाब और मुसीबत से दुचार कर रखा है वो इन्हीं की, जिसे मैं ना मानूं की रट है, और अब भी इसी नौयत की बातें कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। इस तरीके से कभी भी आप जो वो ऐसी तारीख जो एक नजरिए से वाबस्ता हो, जिसकी रूट्स जो है अवाम के अंदर हो, उन्हें आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। माजी में आप देखिए यासर अरफात साहब को कभी लबनान में बेदखल किया गया, वहां पे जब उन्होंने अपनी जड़ें जमाना शुरू की तो फिर उन्हें ट्यूनिस बेदखल कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वो तहरीक फ़लस्तीन से मुतल्लिक थी तो बिल आखिर वो अपनी उस जद्दोजहद के नतीजे में फ़लस्तीन वापस आए और उन्होंने अपनी जद्दोजहद को यहाँ मुनज़्ज़म किया। लेकिन वो जिस टोले के हाथ में अपनी वो विरासत देकर गए हैं, मैं समझता हूँ वो उनके साथ भी वफा नहीं कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के साथ भी वफा नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मंसूर जाफर साहब, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका एक तरफ तो इसराइली हामी है, एलाई भी है, और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मुस्लिम ममालिक से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कैसे स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस कर सकेगा? देखिए जी, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें अपने अपनी तरजीहात का तयन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के साथ सियासी और सफारती ताल्लुकात जो है वो किसी गन पॉइंट पे कायम नहीं करते हैं। उसके लिए आपको दो तरफा तौर पे कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करना पड़ता है। इस वक्त जो मुसलमान दुनिया का कंसर्न है वो सबसे अव्वलीन और आखिर जो है वो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जो है वो जंगबंदी करवाना है, क्योंकि अब तो गज़ा से बढ़कर इसराइली अज़ाइम जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं कि वो ग़र्ब उर्दन के इलाके को भी अपनी रियासत में ज़म करने के ऐलानात कर रहा है, और इसी नौइयत के दीगर ऐलानात के, जिसकी वजह से
इसराइल की जो बैन अवी डिप्लोमेटिक तन्हाई है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि डोनाल्ड जब इसराइली वजीर आजम पोडियम पर जनरल असेंबली से खिताब के लिए आए हैं तो तकरीबन 80% हॉल जो है वो खाली हो गया, उन्होंने खाली कुर्सियों से खिताब किया। ये उनकी नापसंदीदगी और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ जो है उस आलमी फोरम की नफरत है और इजहार नापसंदीदगी है। मैं समझता हूँ अगर और कुछ नहीं तो ये नवश्ता दीवार ही पढ़ लेना चाहिए नेतन्याहू को कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के असलहे, गोला बारूद और अपनी आकबत नांदेश पॉलिसियों को गजा के अंदर अपना कर फरोग दे के सिर्फ और सिर्फ अपना मसनद इक़्तिदार तो पक्का कर सकते हैं, अपनी वजारत उज़्मा तो पक्की कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी ऐसे सरबराह हुकूमत के तौर पे इसराइली या खित्ते की तारीख में याद नहीं रखे जाएंगे कि जिन्होंने इस खित्ते के अमन के हवाले से और ख़ास तौर पे वो जो 2 रियासती हल जिसे उनके बड़े जो हैं बड़ी शद्दोमद से तस्लीम करते रहे हैं ओस्लो माहिदों की शक्ल में, और उनके हमसायों ने भी जिस तरीके से मिस्र और उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करके अपने तौर पे अमन कायम करने की कोशिश की है, उन तमाम कोशिशों को सबोताज तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त नेतन्याहू की पॉलिसियां जो हैं वो इनमें से किसी के साथ भी मेल नहीं खाती, किसी के साथ भी जो है वो आप ओपिनियन जो है वो अलाइन नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के बकौल पाकिस्तान ने इंटरनेशनली और कौमी सतह पर भी नया मकाम हासिल कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत पोजीशन आ गई है, और क्या आप इस दावे से वाकई इत्तेफाक करते हैं, और अगर हाँ ये बात सही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक डिफेंस पैक्ट है, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा रिसेंट फिनोमेना है कि जिसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेचर है, ख़ासतौर पे सियासी, अस्करी और सफारती, इन तीनों महाजों पे वो एक लिहाज से एलिवेट हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ किसी एक हुकूमत, किसी एक फ़र्द का क्रेडिट लेना नहीं बनता, क्योंकि ये एक मुसलसल अमल है जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ जहतों में जारी था। अब उसको एक फॉर्मल शक्ल दी गई है और उसकी आप के इल्म में है कि बहुत सी ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे रूनुमा हुए हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने ये जो रिलेशन, जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है, इन्हें फॉर्मलाइज करना पड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ा, और बिल्कुल ऐसे वो खित्ते के दीगर ममालिक को भी एक हौसला दे रहा है कि वो भी इस अलायंस के अंदर शामिल हो सकते हैं, और जिसे एक इस्लामी नेटो या मुस्लिम नेटो का नाम दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, शायद उसकी एक शुरुआत जो है वो हमें इस वक्त आने वाले दिनों में अगर कोई दीगर ममालिक शामिल होते हैं तो वो हमें शायद बनती हुई दिखाई दे। अच्छा, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात और मौजूदा सफारी सरगर्मियों में पाकिस्तान का जो असर रसूख है वो किस हद तक कामयाब हम कह सकते हैं? ये पाकिस्तान ने यकीनन जो उम्मत मुस्लिमा और ख़ासतौर पर अरब दुनिया जो है उसके बाहमी इत्तेहाद पर ही जोर दिया है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, और इन तमाम ममालिक का जो अपना जो मेजॉरिटी अक्सरियत है वो यकीनन मुसलमानों पर मुश्तमिल है, और ख़ासतौर पे सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का जो एक कल्बी और ईमानी ताल्लुक़ है वो हमेशा से तमाम किस्म के सफारती, सियासी, इन तमाम जो जहतें हैं इन पर गालिब रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का, चाहे वो जोग्राफियाई दिफा हो, उसका नज़रियाती दिफा हो, अस्करी दिफा हो, उसमें कभी भी पसोपेश से काम नहीं लिया, और किसी भी दुनियावी फ़ायदे और नुकसान को बालाए ताक रखते हुए हमेशा से दिफाए हरमैन शरीफैन की जो जद्दोजहद को अपनी जो मैं समझता हूँ फ़ौज का एक लिहाज से अगर मोटो करार दिया जाए तो गलत ना होगा। आप इल्म में है कि खाना काबा पर जब कब्जा हुआ तो उसको वागुजार कराने के लिए पाकिस्तान ही की फ़ौज जो है उसकी जुर्रत और बहादुरी और उनकी दलेरी ही काम आई, और उसको सऊदी अवाम भी और हुकूमत भी बड़ी इज्जत और वक़ार की नज़र से देखते हैं। अभी जो रिसेंट आपने देखा सऊदी अरब का जो 95वां यौम आज़ादी मनाया गया, उसमें जो सेलिब्रेशन आपको सऊदी अरब में दिखाई दी उसका एक परताव आपको इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर शहरों में भी दिखाई दिया। आपको पूरा मुल्क एक सब्ज़ रोशनियों में नहाया हुआ दिखाई दिया। सऊदी अरब का भी जो परचम का रंग है वो भी सब्ज़ है, और हमारा जो परचम का अक्सरियती रंग है वो भी सब्ज़ है। तो ये एक जो बाहमी मैं समझता हूँ एक इस नौइयत के जो कल्चरल और कौमी दिनों पर इस नौइयत का इजहार यकजहती है, ये भी उस दिफाई माहिदे पर एक इनडायरेक्ट खुशी भी है और उसको सेलिब्रेट करने के ओकेजन्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में
मुख्तलिफ और पहलू जिसमें वो भी सामने आएंगे। बिल्कुल। अच्छा मंसूर जाफर साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम नेटो ब्लॉक की बात की आपने, गजा के हवाले से अगर मुश्तरका कोई लाहे अमल सामने आता है या बनता है तो इससे अमरीका या अक़वाम मुत्तहिदा की कोई पोजीशन पे कोई असर होगा? देखिए जी, इस वक्त जो गजा का इशू है वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बाहमी तनाज़ा तो नहीं, मैं समझूंगा कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन दोनों के दरमियान भी मौजूद है, क्योंकि इस वक्त इसराइल की जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से अमेरिका खुद भी परेशान है। खासतौर पे जो एक्टिविटी उन्होंने कतर पर हमले की सूरत में की उस पर यकीनन एक टैसिट सपोर्ट मौजूद होगी, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर दुनिया का बैकलैश आया उसके बाद अमेरिका भी इसराइल से एक कदम पीछे हट गया और उन्हें इस बात पर बड़ी सरजनश भी की गई कि आपने ये एक्टिविटी क्यों की है, ये नहीं की जानी चाहिए थी। क्योंकि इस नौइयत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस कज़िये को मज़ीद उलझाती हैं और ख़ासतौर पे इसराइल के वो अज़ाइम के जिसके बारे में दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा शाकी है और कंसर्न शो करती है, वो उसके तौसीफ़ पसंदीदा अज़ाइम है। क्योंकि ख़ित्ते का जो मुल्क कतर है एक ऐसा मुल्क है कि जिसके खुद अमेरिका के साथ बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, और वो मिलकर बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज़ जो हैं उसके रिजॉल्व के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें भी कर रहे हैं, निगोसिएशन की बेस भी से जा रहे हैं, चाहे वो अफगानों के साथ हो चाहे वो फ़लस्तीनी तंजीमों के साथ हो। तो इसलिए इस नौइयत की एक्टिविटी करके और फिर उसके बाद जो दीगर जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनका तो ना साइज़ इतना ज़्यादा है ना वॉल्यूम इतना बड़ा है, उसके बाद यकीनन जो कंसर्न पैदा हुआ वो यही था कि खुदा न खास्ता इसराइल इस वक्त जारहियत के जिस घोड़े पर सवार है, कहीं खुदा न खास्ता वो अपने इस ताकत के नशे में सऊदी अरब को निशाना ना बना दे। तो यही वजह है कि एक हिज़्ज़े मातक़द्दम के तौर पे आपके इल्म में है कि अभी इस दफ़ाई माहदे के फ़ौरन बाद जो इस वक्त ज़मीन पे जो हमें हरकत नज़र आती है, हमारी जो पाक फ़ज़ाइया है उसका एक स्क्वाड्रन इस वक्त सऊदी अरब की सरहदी जो एक इलाका है अल-जौफ, उसकी एयर बेस पर तैनात कर दिया गया है ताकि इसराइल का कोई भी इस तरह का अगर नशा काफूर करने की ज़रूरत पड़ती है तो इस स्क्वाड्रन लीडर इस स्क्वाड्रन को जो है वो फौरी तौर पे स्क्रैम्बल किया जाए और इसराइल को फिर बताया जाए कि उसने अगर किसी इस्लामी मुल्क और एक ऐसा मुल्क जिसका दिफा पाकिस्तान का दिफा और जिस पर हमला पाकिस्तान पर हमला का ऐलान किया गया है उसका दिफा कैसे किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक और इसका जो समारात जो है वो यकीनन गजा के अंदर भी नजर आने चाहिए। इस वक्त जो कंसर्न यही है कि वहाँ फौरी जंगबंदी हो, लेकिन जंगबंदी का कंसर्न इसराइल और अमेरिका के दरमियान कम पाया जाता है, वो इसका जंग के बाद के मराहल है उसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स, चाहे वो टोनी ब्लेयर का जो इंस्टीट्यूट हो या और वहाँ पे वो इस वक्त एक इलाके की बंदरबांट के हवाले से और वहाँ रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐलानात थे कि यहाँ एक बड़ा हम वाटर फ्रंट बनाएंगे और इसको बड़ा एक सैरगाह में तब्दील करेंगे, जिस तरीके से इराक को टोनी ब्लेयर के झूठे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के दावे जो हैं उन्होंने मलबे का ढेर बनाया और उसके बाद उन्हीं की बरतानवी और अमेरिकी कंपनियों ने बड़े बड़े टेंडर जीत के जो है वो इराक के अंदर तामीर और तरक्की का दौर शुरू किया और दुनिया की जो सबसे महंगी अब वही यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मंसूर जाफ़र साहब जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे अपने फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, जिनका कहना था कि आज की जो मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे भी बहुत मुस्तहकम है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स फ़लस्तीन और गज़ा वो भी बहुत एक कहते हैं ना कि अहमियत रख रही है, और क्या हिकमत अमली होती है कि किस नकात पर बैठ के मुस्लिम ममालिक जो हैं जिसको नेटो मुस्लिम ब्लॉक कहा जा रहा है वो सामने आता है। वो अभी कहते हैं कि 5 से 10 दिनों तक जो है इसकी चीज़ें जो है सूरत हाल सामने आएगी, और ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कुछ ना कुछ ज़रूर पाकिस्तान की तरफ से और अमेरिका के ताउन की तरफ से कोई ना कोई मुस्लिम उम्मा के लिए कोई खुशखबरी जो है वो भी सामने आने की मुतवक्को भी की जा रही है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम
बैक व्यूअर्स। एक मज़ेदार किस्म की स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। स्टोरी क्या है कि कहना हैरान कुन बात है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर पहुंचे और वहां उनके साथ पेश आया एक ऐसा वाक़या जो किसी फिल्म सीन से लगता है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत में ही हुआ। जी हाँ, बात हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा के बंद एस्केलेटर और जैम टेलीप्रॉम्प्टर की। और अभी 2 रोज़ कबल ट्रंप साहब अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के हमरा मैनहट्टन में यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे। हमेशा की तरह बड़ी शान शौकत, सिक्योरिटी कैमरे, प्रोटोकॉल सब कुछ था, बस एस्केलेटर की हरकत बाकी नहीं थी, जिससे ही कहते हैं कि सदर अमेरिका के और खातून अव्वल ने बालाई मंजिल पर जाने के लिए एस्केलेटर का रुख किया। अचानक वो एस्केलेटर रुक गया और जी हाँ, रुक क्या गया और ट्रंप साहब को अपनी सदारती प्रोटोकॉल को कहते हैं ना कि एक लम्हे के लिए छोड़कर आम इंसानों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ गई। और अब तो ये हम नहीं कह सकते कि ट्रंप साहब को ज़्यादा मुश्किल हुई या मेलानिया को, लेकिन सदर साहब ने ख़ुद कहा कि अगर खातून अव्वल की सेहत अच्छी ना होती तो वो तो गिर भी सकती थी। और वाकई सही बात है, उन्होंने इतनी फ़िटनेस बरकरार रखी हुई, आप देख सकते हैं इतनी फ़िट खातून अव्वल उनके साथ साथ फिर रही होती हैं। यानी एक तरफ तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा पर एक तंजिया हमला पहले ही कदमों में हो चुका था, मगर ठहरिए नाजरीन, कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही सदर ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली के स्टेज पर पहुंचे और तकरीर के लिए खड़े हुए तो उनके सामने मौजूद टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद हो गया। और जी हाँ, ये वही टेलीप्रॉम्प्टर है जिसे कहते हैं आलमी रहनुमा अपनी लिखी हुई तकरीर पढ़ते हैं। और रुक गया, थम गया और ट्रंप साहब खड़े रह गए। और सदर ट्रंप ने हंसते हुए कहा जो इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है उसकी खैर नहीं। लेकिन नाज़रीन, बात यही अभी ख़त्म नहीं होती। अपनी तकरीर में सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ आने पर मुझे सिर्फ एक कहते ना कि एस्केलेटर मिला, एक टूटा हुआ एस्केलेटर मिला और बस फिर क्या था कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में खामोशी, सोशल मीडिया पर शोर। और कुछ सार्फिन ने कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी की अक्कासी है, जबकि कुछ कहना था कि शायद एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर भी सदर ट्रंप की तकरीर से बचना चाहते थे। और जो भी नाज़रीन हुआ, एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा यूएन ना सिर्फ कितने के सफारती हवाले से बल्कि टेक्निकल ग्लिचेस के एतबार से भी बहुत यादगार साबित हो गया। अब देखना यह है कि अगली बार सदर ट्रंप जो है यूएन जाएंगे तो वो लिफ्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर अक़वाम मुत्तहिदा उनके लिए कोई स्पेशल किस्म की सीढ़ियाँ लगवाएंगी, या फिर इसके साथ साथ कहते हैं कि रेड कार्पेट पे उनको कहते हैं ना भरपूर तरीके से उनको प्रोटोकॉल देंगे। तो अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप को भी टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत है। एक नॉर्मल कहते हैं ना कि एंकर को तो टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि कहते हैं ना कि हर तरह की बात कर सकते हैं, हर तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, और एक बहुत जिम्मेदारी होती है एक सदर के ऊपर कि अगर उनके पास प्रॉम्प्टर नहीं है या कोई 2 कागज़ नहीं है तो वो अच्छे तरीके से या वो कुछ अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर अपने इतना बड़े मुल्क को वो कहते हैं केटर कर रहे हैं, इतने मुल्क को चला रहे हैं, तो वो खुद कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक बहुत यहाँ भी एक सवालिया निशान है। तो बोल भी रहे हैं कि अगर बोल भी सकते हैं तो क्या वो गलत बोल देंगे, अगर गलत बोल देंगे तो क्या उसका एक लाइटर मोड में वो इस चीज़ को कैसे एराडिकेट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए हमने सोचा कि हम आप ही से पूछ लें, अगर कोई ना कुछ ऐसी हो जाए चाहिए तो क्या करना चाहिए इंसान को। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के दौर में ज़ाहिरी खूबसूरती का मेयार इतना बढ़ गया है कि बालों की रंगत से लेकर उनकी चमक तक हर चीज़ मसनूई तरीक़ों से हासिल की जा रही है। हेयर कलर्स हो जाए, डाइज हो जाए, शैम्पू, कंडीशनर्स और स्टाइलिंग स्प्रेज हो जाए, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है बज़ाहिर तौर पे तो खूबसूरती बढ़ाने का ज़रिया है, लेकिन इनके पीछे जो छुपे केमिकल्स हैं, अमोनिया है और सल्फेट प्रॉपर्टीज़ जैसे अज्जा ना सिर्फ बालों की तबाही लेकर आते हैं बल्कि वाकई बालों की सेहत पे भी बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। ऐसे में अगर कोई कुदरती मुतबादिल सामने आए हैं तो ऐसे मुतबादिल जो ना सिर्फ बालों की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि उनकी सेहत को भी बहाल करते हैं, तो यकीनन
खुशाइन बात यह है कि हम बात कर रहे हैं हर्बल हेयर डाइज़ की और हर्बल शैम्पूज़ की। ये कुदरती जड़ी बूटियों, तेलों और रवायती नुस्खों से तैयार करदा प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बालों के रंग को कहते हैं ना और मज़ीद चमकदार बनाते हैं, बल्कि इनको काला होने से भी रोकते हैं और बाल गिरने से भी ज़्यादातर रोका जाता है। ये केमिकल जो है बगैर चमक और नरमी अता करते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बैक टू नेचर है, वही फितरी खूबसूरती जो हमारे दादी नानी के दौर पर आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी। जैसे जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हर्बल कहकर लोग जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहे हैं, मगर वो असल हर्ब्स हैं कि नहीं है इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हर्बल हेयर डाइज़ और शैम्पू इस्तेमाल होने वाले अज्जा मेहंदी, आंवला, सिकाकाई, रीठा और कांसी और नील जैसे तमाम अनासर जो हैं इससे महफूज हैं, बल्कि बालों के लिए कई तरह के फ़वाइद रखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बालों को खूबसूरत कैसे बनाना है, काले और चमकदार कैसे बनाना है और बालों को लंबा कैसे करना है और हसीन कैसे नज़र आना है। तो इन सब को दिखाने के लिए हमारी और सबकी फेवरेट आपा जो है, आपा नैयर ज़करिया हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि बालों को आपने कैसे जो है वो महफूज रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज शो है बालों पे? हाँ जी, ठीक है। वैसे तो हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, विग्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि असल बाल जो हैं वो इतने से हो गए हैं। तो उनको लंबा कैसे किया जाए, खूबसूरत और चमकदार कैसे बनाया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। बालों का जो है वो इशू, मसले मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सटेंशन तो चले जो है वो बेयरेबल हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब आप स्टिक्स करते हैं, आप डाई करते हैं, आप केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं और उससे भी ज़्यादा जो है वो उन पे जो जुल्म आप करते हैं डेली बेसिस पे, जो आयरन कर रहे होते हैं। आयरन आपके बालों के मॉइस्चर को बिल्कुल जो है वो निकाल देती है। डेली बेसिस पे आयरन कर रहे हैं तो हम क्या करें? जी, क्यूटिकल्स फटे हुए हैं, बालों के स्प्लिट एंड्स बने हुए हैं, शाइन ख़त्म है, ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने अपने बालों की जो डैमेज हो गए हैं, जो ड्राई हो गए हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, उन्हें आपने जो है वो दोबारा से जो है वो बेहतर किस तरह से करना है। और ख़ासकर जिस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कलर के ऊपर है कि आया जो है वो मजबूरी है हम लोगों की। अब जिस तरह से देखें, आपके जो है वो बालों का कलर है इस टाइम थोड़ा ब्लॉन्ड के अंदर है। आप सैलून से आते हैं, आपने ब्लॉन्ड करवाया, स्टिक्स करवाई, उसके अंदर एश टोन आ रही, 3-4 वॉशेस के बाद जो है ये कॉपर में चला जाता है। ये देखिए ना, ये कॉपर में चला गया है, कॉपर में चला जाता है, रेड में चला जाता है, ऑरेंज टोन आती है और वो बुरी लग रही होती है। तो वो फिर उसको भी दोबारा से न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लर का रुख करना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे जो केमिकल लगते हैं, फिर होता है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है वो चुकंदर को आपने अभी तक जो है वो जूस वगैरह के लिए, खाने के लिए यूज़ किया होगा। ये देखें इसका कितना स्ट्रॉन्ग वायलेट पिगमेंट है, पर्पल कलर के अंदर है, ठीक है। आप अगर सैलून जाते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या वायलेट आपका ये वाला कलर अगर आपने देखा होगा, जो सैलून्स हैं वो वायलेट या ब्लू, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। आप एक टुकड़ा सिर्फ चुकंदर का लेके, ये देखें, वाह, चुकंदर का एक टुकड़ा लेके उसको आप इस तरह से पानी के अंदर, कोई पकाना नहीं है, ठीक है। आपने ये देखें, मैंने अभी आधा घंटा पहला पानी में डिप किया है और ये देखें ये टोन आ गई है, आपकी ऑरेंज, आपकी कॉपर टोन आ गई है। आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। आप इस वाले वाटर को, चुकंदर का एक पीस लें और ये वाला वाटर आप वॉश्ड हेयर के अंदर पूरे बालों में स्प्रे करते हैं। अच्छा, शावर गन से? शावर से आप जो है वो पूरे बालों में आप शावर कर दें। आपके विद इन सेकेंड्स आपका कॉपर, आपकी ऑरेंज, आपकी रेड टोन गायब हो जाएगी और आपका इतना खूबसूरत जो है वो इसके साथ ऐश कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा। आपने कासनी की बात की, जिन लोगों का ये इशू है कि वो उनके जो है वो कॉपर ऑरेंज टोन उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, या अगर उन्होंने कट डाउन नहीं करवाया हुआ, स्टिक्स नहीं करवाई हुई, उनके बाल जो है वो वर्जिन है, ब्लैक हेयर है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनके बालों के अंदर एक वायलेट सी जो है वो शाइन आए, एक बालों में शाइन आए और खूबसूरती आए। आपने कासनी की बात की, ठीक है। कासनी एक जो है वो आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ ये सीड्स हैं। आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी चुकंदर लेनी है, आपने एक गिलास पानी के अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो कासनी डालनी है और 2 पीस आपने चुकंदर के डाल के इसको जो है वो बॉईल कर लेना है। अगर आपके ड्राई डैमेज हेयर हैं तो इसमें थोड़ी सी अलसी और 4-5 आपने लौंग भी डाल लेने। ये आपका एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो शाइनिंग वाला जो है वो टोनर बन जाएगा, जो आपके बालों को एक इतनी ज़बरदस्त शाइन देगा
और लाइट के अंदर एक वॉयलेट से कलर की आपके बालों के अंदर जो है ना चमक आएगी। अच्छा आपा लोग मेहंदी इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, बहुत ज्यादा मेहंदी घोलते हैं, उसमें पता नहीं चाय की पत्ती का भी रुख अंदर डालते हैं, अरक डालते हैं, लींबू भी डालते हैं और लगा लेते हैं पूरी मेहंदी। ब्लैक मेहंदी भी है, ब्लैक और दूसरी मेहंदी भी है, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या बाल वाइट होते हैं? मेहंदी के साथ आजकल जो है ना, अगर आप मेहंदी पंसारी की दुकान पे जाएं ना, तो उन्होंने साथ केमिकल ऐड किए होते हैं ताकि जितना ज़्यादा अच्छा कलर आएगा क्लाइंट दोबारा उनसे लेने के लिए आएगा। आपने अगर जाना है पंसारी की दुकान से आप ले और उसको कहें कि मुझे केमिकल के बगैर मुझे रॉ जो है वो मेहंदी चाहिए, मुझे प्योर असल फॉर्म में चाहिए, असल फॉर्म में चाहिए, आप जो है वो असल फॉर्म में मेहंदी ले आए। अब मसला इशू क्या आता है कि जिन लोगों के वाइट बाल हैं, बुजुर्ग हजरात है, जेंट्स हजरात है, दाढ़ी में या सर में लगाते हैं, रेड ऑरेंज कॉपर टोन आ जाती है, ठीक है। वो अगर चुकंदर के पानी के अंदर इस मेहंदी को मिक्स करेंगे तो ये एंटी रेड होगी, एंटी कॉपर होगी, एंटी ऑरेंज होगी। अच्छा, मेहंदी को चुकंदर के पानी में मिक्स कर दें तो बालों का कलर डिफरेंट हो जाएगा। बालों का कलर जो है वो टोन जो है वो रेड कॉपर ऑरेंज को न्यूट्रलाइज कर देगा ना, जो वॉयलेट कलर है, तो एक बहुत अच्छा जो है वो खूबसूरत कलर आएगा। और मेहंदी के अंदर आप जो है वो साथ अगर लौंग का पानी जो है वो आप बॉईल करके डाल देंगे तो ये आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके बालों को जो है वो शाइन देगा और आपके बालों का जो कलर है वो देर तक जो है वो स्टेबल रखेगा। ठीक है। इसके बाद एक बहुत जो लोग वो यंग जनरेशन हमारी बाल जो है वो वाइट हो रहे हैं और वो केमिकल वगैरह जो है वो नहीं लगाना चाह रहे, ये तो रही है, इसको काली तोरी भी कहते हैं, राम तोरी भी तोरी कहते हैं, और ये मसरों की दाल में ऐसे भी बनती है, बहुत मजे की लगती। इसके आपने जो है ना छिलके फेंकने नहीं है, ठीक है। ये देखें इसके छिलके मैंने तो आजकल सीजन में है जी, ये देखें इसने ब्लैक कलर कर दिया है। आपने इसके छिलकों को ड्राई करके रख लें, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके जो छिलके हैं आप जो है वो शावर बॉटल के अंदर डाल के आप इसको जो है वो अपने बाथरूम में रख दें। ये 15 दिन के लिए आपकी ब्लैक हेयर टोनर जो है ये रेडी हो गया। इसी के अंदर आप थोड़े से मेथरे, थोड़ी सी बेशक अलसी, 2-4 लौंग डाल दें, ये आपका ब्लैक हेयर टॉनिक हो जाएगा, जो ना सिर्फ आपके बालों की रूट को ब्लैक करेगा, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, नए बाल इसके साथ आपके आएंगे और आपके बाल जो है वो शाइनी, और ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें अलसी भी डालते हैं, क्योंकि अलसी के अंदर ऑयल का कंटेंट होता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना इसने अपना एक ब्लैक कलर जो है, और ये वो पिगमेंट है, आप देखें कभी तोरी छीले ना तो हाथ बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, 4-5 दिन तक बिल्कुल ब्लैक रहते हैं। अच्छा। और ये जो है ये आपके बालों में सिर्फ कलर आएगा, डेली बेसिस पे आप स्प्रे करेंगे, पहले ब्राउन होगा, आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन होगा, ब्लैक भी नहीं होगा। तो जो लोग डाई से बचना चाह रहे हैं तो वो जो है ये तोरी के छिलके नहीं फेंके, इसको ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद आप 10 दिन के लिए टोनर बना लें, खत्म हो जाए, फिर तोरी के छिलके डालने। हर्बल शैम्पू डाइज भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या होते हैं कि शैम्पू करो तो आपके बाल जो है वो डाई हो जाए? हर्बल डाई शैम्पू के अंदर जो है ना वो आपका जो आम सिंपल, आपका ये देखें, आपका आम सिंपल जो भी आपका शैम्पू है, इसके अंदर जो है वो आप काला पत्थर आम PPD के नाम से जो है वो मिलता है जो केमिकल शॉप से, और पंसारी की दुकान पे जाएंगे, उन्हें कह के ना मुझे 100 रुपये का काला पत्थर पीस के दे दे, ठीक है। उसको आपने सेफ रखना है किसी साइड पे, एक तो वो पॉइजनिंग है, दूसरा जहाँ पे लग जाता है उसका पिगमेंट जाता नहीं है। तो आपने अपनी शैम्पू की बोतल है, सपोज अगर 100 ml आपका शैम्पू है, 1/4 टीस्पून के करीब आप उसमें वो वाला पाउडर डाल दें और आप उस शैम्पू के साथ बाल धोना शुरू करें। आप देखें आपके बाल जो है वो डाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये है कि ये वाला शैम्पू आपको 2 से 3 मिनट के लिए अपने बालों में छोड़ना है और उसके बाद आप वॉश कर दें। आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वो ब्लैक हो गए हैं। अगर आप शैम्पू को भी अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है आपका रीठे का पाउडर। रीठे का पाउडर ले, उसको जो है वो रीठे के पाउडर, अगर 1 पाव रीठे का पाउडर है तो उसके अंदर उसको कहें कि 20 ग्राम काला पत्थर डाल दें, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जब भी बाल धोने हैं आपने जो है वो आधा कप गर्म पानी का करना है, 1 टेबलस्पून ये रीठे वाला और ब्लैक पत्थर वाला जो पाउडर है ये आपने गर्म पानी में डालना, आधे कप में, ये आपका शैम्पू रेडी है। सल्फेट फ्री शैम्पूज बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत उनकी प्राइसी होते हैं। हाँ, प्राइस स्टार्ट होती है 2500 से गोज अटिल 5000। हाँ जी। तो सल्फेट फ्री जो शैम्पू होते हैं उसका क्या फायदा होता है, अमोनिया फ्री डाइज का क्या फायदा होता है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सल्फेट फ्री जो शैम्पू, सल्फेट के अंदर SLES वो है शैम्पू बेस, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है कि वो आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो निकाल लेता है।
तो इस तरह की जो है वो कुछ चीज़ें हैं कि जो फॉर्मिंग एजेंट्स भी हैं, जो फॉर्म भी पैदा करती हैं, आपके बालों को धोती भी हैं, और वो बगैर जो है वो हमें सल्फेट फ्री SLS यानी कि हमें वो वाला फॉर्मिंग एजेंट डाले बगैर हम वो डालते हैं। ये जो है ये फोम शैम्पू बेस जो है वो थोड़ी सस्ती होती है, वो थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए आम शैम्पू सस्ते हैं और जो सल्फेट फ्री शैम्पू है वो थोड़ा सा महंगा है। वो आपके बालों के मॉइस्चर लेवल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, निकालता नहीं है। तो सबसे बेहतरीन आपका सल्फेट फ्री जो शैम्पू है आपके रीठे हैं। आप क्या करेंगे, 1 पाव जो है वो आप रीठे, 1 पाव आप अलसी, ठीक है, इन दोनों का पाउडर आप बराबर क्वांटिटी के अंदर करवा लें। अगर आप डाई वगैरह करवाते हैं इसमें आंवला नहीं डालें, ठीक है। तो अगर आपका डाई वगैरह का इशू नहीं है कि आपने जैसे कट डाउन करवाया है, स्टिक कलर चेंज ना हो, आप चाह रहे हैं कि मेरा इस तरह का शैम्पू हो कि जो मेरी रूट वाइट आ रही है और नेचुरली ब्लैक हो जाए, 1 पाव रीठे, 1 पाव अलसी, 1 पाव आंवला, 1 पाव सिकाकाई, ये 4 चीज़ों का पाउडर बना के रख लें। ये आपका शैम्पू भी है सल्फेट फ्री, ये आपके बालों का हेयर कंडीशनर भी है। इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों को ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको लगाना कैसे है, 1 टेबल स्पून आधा कप दही के अंदर आप इसको जो है वो भिगो के रख दें नहाने से आधा घंटा पहले। ये बिल्कुल शैम्पू की तरह फूल जाएगा, फोमिंग हो जाएगा। इसको आप अपने रूट्स लेंथ हैंड में जो है वो लगा के, जैसे शैम्पू के साथ बाल धोते हैं, आप अपनी रूट्स लेंथ, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी रूट जो है वो वाइट है, ये ब्लैक हो जाए, तो आप यही वाली पेस्ट बालों में लगा के आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद इसी को मसाज करते हुए आपने धो देना है। ये आपकी इम्प्योरिटीज वगैरह को, मैल को, डस्ट को भी साफ करेगा। देखा है कि हमारे बालों में अक्सर जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं, हमें पूरा बाल जो है तोड़ना पड़ जाता है। और अक्सर लड़कियां बैठ के कॉलेजेस में जगह जगह बैठ के अपने बाल खुद ही काट रही होती हैं, उसको निकाल रही होती हैं, सारे वक्त में यही कर रही होती हैं। तो क्या करना चाहिए, स्प्लिट एंड्स का इलाज क्या है? स्प्लिट एंड्स आयरन अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे स्प्लिट एंड के लिए बेहतरीन एक मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आपने क्या करना है, आम मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, आपने तकरीबन अगर 3 टेबल स्पून लिया है, इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है वो सिंपल वाटर डालना है। और जैसे आप अंडा फेंटते हैं उस तरह से चाहे बीटर के साथ बीट कर लें। आप बीट करते जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा जैसे थिक, जैसे क्रीम है, ये आपकी क्रीम बन जाएगी। बालों को वॉश करने के बाद आप अपने स्प्लिट एंड्स पे आप इसको जो है वो थोड़े थोड़े से पोर्शन लें, स्प्लिट एंड्स पे लगाएं और इसको एमल्सिफाई करते जाएं, मसाज करते चले जाएं, 4-4, 5-5 मिनट एक लट को करें, फिर दूसरी लट को। तो इसके साथ ये होगा कि आपके जो स्प्लिट एंड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये हाइड्रेट होंगे, ये मॉइस्चराइज होंगे और ये आपके स्प्लिट एंड्स को ख़त्म कर देगा। और कोशिश करें कि अगर आपकी मजबूरी है डेली बेसिस पे आयरन वगैरह इस तरह के टूल यूज़ करना, तो आप जो है वो हीट प्रोटेक्शन जो है वो स्प्रे यूज़ करें। अच्छा, पहले? हाँ जी, पहले। अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी है या ख़त्म हो गया, ले नहीं पा रहे, आप क्या करें, सिंपल आप जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ले लें, ठीक है, 100 ml अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, इसमें छोटा सा जो है वो आप टुकड़ा एलोवेरा का लेके उसको जो है वो बीट करके वो डाल दें और 1 टीस्पून इसमें ग्लिसरीन और 1 विटामिन ई का कैप्सूल, ये आप किसी भी इस तरह से स्प्रे बॉटल के अंदर बना के रख लें। आपकी आयरन करना मजबूरी है, आप यही वाला जो टोनर मैंने आपको बताया बालों में स्प्रे करें, थोड़ा सा ड्राई होने दे, इसके बाद जो है वो आप आयरन। अच्छा, ये आपका हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। हमने देखा है कि सीरम्स भी इस्तेमाल होते हैं बालों में, हाँ जी, वो भी चमक लेकर आते हैं। अक्सर लोग ब्लो ड्राई के बाद इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ब्लो ड्राई से पहले इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो वो कब और कैसे कैसे करना चाहिए? हाँ जी, सीरम जो है जिस तरह से आप अगर ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो जैसे मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आपको बताया, ब्लो ड्राई से पहले वो लगाएं और ब्लो ड्राई के बाद जो है वो सीरम बेसिकली आपके बालों को जो है वो मॉइस्चराइज करता है, बालों में एक नई लुक लेके आता है, बालों को जो है वो शाइन देता है। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 गिलास आप पानी का लें, 1 खाने का चम्मच उसमें आप मेथरे डालें, 1 खाने का चम्मच उसमें आप साबुत दाना जो बच्चों को खीर बना के देते हैं, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर आप फ्लैक्सीड डालें, ठीक है। हल्की आंच पे इसको पकाएं, 4 से 5 मिनट पक जाए, इसको आप स्ट्रेन कर लें। ये आपका बेहतरीन सीरम रेडी हो गया। अब इसमें से जो है वो 8-10 दिन के बाद जो है वो स्मेल आने लगती क्योंकि कंटेमिनेशन हो जाती,
तो इसके अंदर सोडियम बेंजोएट आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। सोडियम बेंजोएट वो प्रिजर्वेटिव है जो आप जैम, जेली, शरबत इन चीज़ों के अंदर डालते हैं। तो आप एक चुटकी इसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाल देंगे तो ये वाला आपका सीरम 6 महीने तक खराब नहीं होगा। तो ये आपने जो है वो इसको बिफोर आप आयरन, बिफोर ब्लो ड्राई एंड आफ्टर भी आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि मेरे बालों में केराटिन लुक आए, सिल्की लुक आए, आपने बालों को धोया, ये वाला सीरम सारे बालों में लगाएं और ब्लो ड्राई के ब्रश के साथ ब्लो ड्राई करने फैन के नीचे, उसके साथ आप स्ट्रेट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि मैंने तो आयरन भी नहीं की हो, ये इतने स्ट्रेट, इतने शाइनी हेयर, सिंपल एक सीरम के साथ, एक टेक्निक के साथ आ गए। सीरम लगा के फैन के नीचे खड़े होके सिंपल जो ब्लो ड्राई वाला ब्रश है, ठीक है, उसके पैडल साथ ब्रश, आपने, हाँ जी पैडल ब्रश, उसके साथ आपने बालों को जो है वो जिस तरह ब्लो ड्राई करते हैं करते जाना है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे ड्राई होंगे इस सीरम से और आपकी टेक्निक से वो ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल आपने आयरन। अच्छा, लोग कहते हैं बाल झड़ हो गया, बाल झड़ हो गया, यहाँ गंजे हो गए, यहाँ से गंजे हो गए। हाँ जी, अक्सर खवातीन यहाँ से होती हैं, मर्द यहाँ से होते हैं। हाँ जी, तो क्या इलाज है, कैसे? बाल झड़ देखिए एक बीमारी है। हाँ। बाल झड़ और चीज है जिसके अंदर आपका बिल्कुल एक सर्कल सा बनता है और वहां से बाल जो एलोपेशिया भी हो जाता है। हाँ। एलोपेशिया वो एक अलग है, हेयर फॉल थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। जिन लोगों को एलोपेशिया या बाल झड़ हो गया है उसके लिए जो बेहतरीन है देसी लहसुन। देसी लहसुन को जो है वो बाल धोने के बाद आपने क्या करना है, साफ मलमल का कपड़ा लेके जहाँ पे बाल झड़ हुआ है मलमल के कपड़े से आपने पहले थोड़ा मसाज करना है ताकि स्टिमुलेशन हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तेज हो जाए। उसके बाद देसी लहसुन को आपने कांटे से छील के चॉप करके उसका आपने पानी वहाँ पे लगाना है। ये आपने डेली बेसिस पे करना है। आप देखेंगे कि आपके जो है वो प्याजों का भी वो ले सकते हैं। नहीं, लहसुन जो मेरी उसमें है, मेरी नॉलेज में, जो मेरी एक्सपीरियंस के अंदर है, देसी लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और उसके साथ बाल आए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बाल झड़। जिन लोगों को जो है वो बाल जो है वो झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी भी रीज़न में, उनके लिए जो है वो एक सरसों की खली और आंवले का पाउडर, ठीक है, ये दो चीजें आप हम वजन लेके रख लें। इसकी पेस्ट पानी में बना के ये आप अपने बालों पे लगाएं, 10 मिनट लगी रहे, फिर बाल धो दें। आपके किसी भी रीजन से बाल गिर रहे हैं, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। तो कहते हैं ना कि यहाँ तमाम लड़कियों को खुश कर दिया क्योंकि आगे आने वाला सीजन है, वेडिंग सीजन है, सबको अपने बालों की स्टाइलिंग करानी है और सबको खूबसूरत बनना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और व्यूअर्स जो अपने कहते हैं ना कि सीज़न को अच्छा बनाना चाहती हैं, शादियों पे खूबसूरत लगना चाहती हैं, और कहते हैं जितना अच्छा मेकअप कर लो, जब तक बाल अच्छे नहीं लगेंगे ना तब तक पूरी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम नहीं होती। तो बाल जो है ना वो कहते हैं कि हुस्न है और बालों की कहते हैं कि हिफाजत करना भी हुस्न में इजाफे के मुतरादिफ है। तो अपने बालों की हिफाजत करें और बालों की हिफाजत के साथ साथ हमारे वीडियोज़ पे जाएँ और ये बार बार देखें क्योंकि ये रेमेडीज़ हैं, ये आपको कहीं नहीं और मिलेंगी और ये रेमेडीज़ जो है बहुत मुफीद है क्योंकि मैं खुद ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करके आज आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और वहाँ कमेंट करें हमारे कंटेंट के ऊपर। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।